difference in this period is money and credit. And we have already discussed about what is money, what are the functions of money. It is a medium of exchange to all goods and services. So nowadays we are more comfortable than past times. And another word is credit. What is credit? ये क्रेडिट क्या है? तो इसको आप जाने, इसका मूल अर्थ होता है हिंदी शाख, विश्वास। शाख, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना मनी के बारे में, फिर उसके बाद मनी के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा वित्तीय संस्थान जहां व्यक्ति अपने अतिरिक्त सरप्लस इनकम को उसमें डिपॉजिट करते हैं और उसके एवज में एक निश्चित कालखंड के पश्चात कुछ एडवांटेज के साथ जो कस्टमर होते हैं उसको वो लौटाया जाता है, या सुविधा अनुसार कस्टमर जब चाहते हैं उस समय में उससे पैसा निकाल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो साथ में एक तो रुपये के लिए सुरक्षित उनके पास यदि धन है, चोरी चपाटी का या अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई, उस स्थिति में जो बर्बाद होता था, रुपये की क्षति होती थी धन की, तो उसकी ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और साथ ही साथ बैंक में रुपये रखने से क्या होता है कि उसके एवज में बैंक के द्वारा उन्हें अतिरिक्त इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो इस तरह से एडवांटेज जमा करने वाले को है। अब दूसरा एक वर्ड आया है इसी में, ये विश्वास क्या है? विश्वास से तात्पर्य क्रेडिट इज द एबिलिटी टू बोरो मनी और एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज विथ द अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल पे लेटर। जो बाद में, जैसे आप किसी से कुछ उधार लेते हैं तो वो व्यक्ति उधार आपको या कोई सामग्री लेते हैं, वस्तु लेते हैं, वह तब तक नहीं देगा जब तक उन्हें यकीन न हो जाए, विश्वास न हो जाए कि आप बाद में उन्हें पुनः आसानी से लौटा दें। इसी को विश्वास कहा जाता है, इसी को साख कहा जाता है, इसी को क्रेडिट कहा जाता है। और क्रेडिट के ही बल पर बहुत बड़े बड़े कार्यों का संपादन व्यक्ति आराम से कर लेते हैं। आप लोग सुनते होंगे गांव घर में कि जब हम मकान का नींव लेने के लिए मन स्थिति बनाए, जानते हैं हमारे पास में एक भी पैसा नहीं था, कैसे रुपये व्यवस्था हो गए, कहां से मटेरियल्स आया, वो अभी हमको भी आश्चर्य लगता है। 10 लाख रुपया खर्चा हो गया घर बनाने में, पैसा कहीं से कुछ नहीं था, लेकिन फटाफट फटाफट काम चलने। मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का विश्वास था, जिनसे उस प्रकार की वस्तु सामग्री लेनी थी, उनको उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास था कि एक निश्चित कालखंड में हमको पैसा मिल जाएगा। लाख रुपया आपके पास में है, आपने 10 लाख रुपया का काम शुरू कर दिया, तो ये 1 लाख के बदले में आपने 10 लाख का काम जो शुरू कर दिया और संपन्न भी हो गया, आपने कर भी लिया। तो यही विश्वास को हम लोग क्रेडिट करते हैं। आप लोग अपने गांव घर में भी माता पिता के भी मुंह से सुनते होंगे कि जब बेटी की शादी हम के लिए सोचे थे, बड़ा पहाड़ जैसे लगता था, परेशानी थी, कितना खर्च होगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा। संयोग से फाइनल भी हो गया,
कि शादी सुनिश्चित होनी है। और ऐसा कहते सुनते हुए आप लोग देखते होंगे, महसूस करते होंगे, अरे बाप रे, हमारे पास तो 2-2.5 लाख रुपया था, हमने 15 लाख रुपए का काम कर लिया बेटी के शादी को संपन्न करने। तो क्या मतलब होता है? मतलब यही होता है कि आपके इस फंक्शन को संपन्न करने के पीछे वही विश्वास है, व्यक्ति का, समाज का, संस्था का आपके प्रति। उसी विश्वास के आधार पर आप इतने बड़े कार्य को संपन्न कर पाने में सफल हो जाते हैं। तो इसी को हम विश्वास करते हैं। उसी प्रकार से बैंक भी अपने कस्टमर से जो डिपॉजिट लेता है, हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं, उसमें डिटेल्स में बताएंगे। तो बैंक में जो आम नागरिक रुपये अपनी बचत का कुछ अंश है, यानी अपनी इनकम का कुछ अंश बचा करके बैंक में जमा रखते हैं, तो उसी के आधार पर बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। और इस प्रकार से वो अपने सिस्टम को ऐसे सुनिश्चित करता है बैंक, ताकि वो अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट के साथ भी उसके रुपये को लौटा सकता है समय समय पर, और अतिरिक्त धन भी कमाता है, जिससे बैंक में जितने एम्प्लॉय होते हैं, बैंक का जितना बड़ा सिस्टम होता है, उन तमाम सिस्टम पर लाखों करोड़ों खर्च आते हैं, वो भी उसी से एडजस्ट हो जाता है, निकल जाता है। उसके बावजूद साल के अंत में कुछ रुपये भी नेट प्रॉफिट के रूप में बैंक के पास हो जाता है। हम लोग प्रॉफिट पर जब चर्चा करेंगे तो डिटेल्स में बताएंगे ये नेट प्रॉफिट क्या होता है। यह समग्र रूप से जाने की टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो शेष राशि बच जाती है उसको प्रॉफिट कहा जाता है। खैर, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी उस पर चर्चा नहीं करनी है। तो यही क्रेडिट कहलाता है। तो अब देखिए बैंक क्या करता है कि बैंक का सबसे बड़ा कार्य जो होता है, बैंक से तात्पर्य आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम बैंक की चर्चा करते हैं, आप सभी मान लें वह बैंक कॉमर्शियल बैंक के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। कोई भी आमजन चर्चा करते हैं कॉमर्शियल बैंक के ही बारे में। हाँ, उनका नाम, उस बैंक का नाम अलग अलग होता है, बात सही है। तो अब जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा और पुराना बैंक है। बैंक के इतिहास पर जब हमने कल चर्चा की थी तो आपने देखा कि 1770 से कैसे प्रारंभ हुआ, फिर वो विलय भी हो गया, मतलब अस्तित्व में नहीं रहा, इसलिए उसका जिक्र नहीं होता है। फिर उसके बाद 1806 ईस्वी, फिर 1806 ईस्वी के बाद फिर 1921 ईस्वी में हम आए। 1921 ईस्वी में उसका नामकरण हो गया इंपीरियल बैंक। फिर उसके बाद 1955 में आकर के उसका नाम बदल गया और स्टेट बैंक के रूप में जाना गया। उसी प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इलाहाबाद है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ कनाडा है, बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध है। हालांकि ये सब कुछ विलय भी हो गया। आपको याद होगा बैंक का नेशनलाइजेशन के बारे में जब चर्चा करें, 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, वो नेशनलाइज हुए थे। और उसके बाद फिर 1980 में 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। तो इस प्रकार से 20 बैंक नेशनलाइज हुए, किंतु 19 बैंक का विलय हो गया। तो विलय हुआ और फिर पिछले ही साल 2020 में कुछ और बैंक का विलय हो जाने के कारण अभी वर्तमान में नेशनलाइज बैंकों की संख्या 12 घट करके रह गई है। तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, उसके पीछे क्या कारण
है उन तमाम पर हम लोग डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे। या आशा करते हैं कि शीघ्र ही जब विद्यालय खुलेगा तो आप सबसे डिटेल्स में हमको बात करने का मौका मिलेगा। मुझे भी खुशी होगी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो किंतु अभी हम लोग बैंक के बारे में यही जानते हैं कि बैंक से तात्पर्य होता है कोई भी कॉमर्शियल बैंक से तात्पर्य होता है। ये तमाम बैंक, ये सारे के सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं, जो अभी अभी हमने चर्चा की है। तो इसी बैंक, कॉमर्शियल बैंक को हम लोग व्यावसायिक बैंक के, व्यापारिक बैंक के, वाणिज्यिक बैंक के रूप में जानते हैं। अब है किसकी क्या क्या कार्य हैं, याद रखेंगे आप। बैंक के पास अपना कोई धन नहीं होता है, एक भी पैसा अपना नहीं होता है। तो कहां से आता है? तो पूरे देश से, समाज से जो आम नागरिक होते हैं अपने इनकम का जो थोड़ा थोड़ा अंश बचा करके बैंक में जमा करते हैं, वही बैंक के पास में पैसा होता है। यानी कि बैंक का पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह क्या होता है कि डिपोजिटर से जमा स्वीकार करना। ठीक है ना? जमा स्वीकार करना पहला कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कार्य है वो जमा जो बैंक के पास में रुपया होता है। अब बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस रुपया को वह इस प्रकार से एडजस्ट करेगा ताकि उसके बदले में बैंक उसको, यानी डिपोजिटर को, उस जमा के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी देगा। तो कैसे होगा, कहां से आएगा? मान लीजिए 100 रुपया आपने जमा किया तो 100 के बदला में 110 रुपया आप लौटा, बैंक लौटाएगा उसको, तो कहां से लौटाएगा? तो बैंक के पास यूं ही वह रुपया पड़ा नहीं रहता है। बैंक उस जमा को आम पब्लिक के बीच में वो ऋण प्रदान करता है। याद रखेंगे, जिस प्रकार से जमा करने वालों की कमी नहीं होती है, असंख्य होते हैं डिपोजिटर, उसी प्रकार से ऋण लेने वाले भी हजारों लाखों में होते हैं। ये रुपये जमा लेना और ऋण प्रदान करना, यानी बैंक अपने पास में रुपया नहीं रखता है, बहुत कम ही रुपया रखता है। और क्या क्यों रखता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तब डिटेल्स में बताऊंगा, इसमें कम समय मिलता है। तो उस रुपया को, ये गांव घर में कहावत है कि मुर्गी नहीं है कि यूं ही धरे धरे अंडा देने लगती है। उसमें क्या किया जाता है, तो उस रुपये को जो बैंक के पास जमा आता है, रुपया जमा स्वीकार करता है, उस रुपये को आम पब्लिक के बीच में वह ऋण प्रदान करता है। अब बैंक ने जो जमा स्वीकार किया, तो मान लीजिए कि उसको आजकल तो चल रहा है कि इंटरेस्ट कितना परसेंट, मान लीजिए कि 4% इंटरेस्ट बैंक दे रहा है। तो बैंक जिसको ऋण देगा वो 7% या 6% इंटरेस्ट पर देगा। ठीक है? इस दोनों का जो अंतर होता है ना, वही बैंक का बेनिफिट होता है। ठीक है ना? मुनाफा होता है। अब है कि ये बैंक डिपॉजिट के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना? जैसे होता है आरडी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है सेविंग डिपॉजिट, एक होता है करंट डिपॉजिट। एक जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो बैंक में रुपये जमा करने के भी विधि हैं, प्रकार हैं। उसको बैंक उसी डिपॉजिट, उसका जो डिपॉजिट का प्रकार है, टाइप है, उसके आधार पर बैंक डिपॉजिट में इंटरेस्ट देता है। अब जैसे कि वो करंट डिपॉजिट है
तो करंट डिपॉजिट में शायद 1-8% 2% इंटरेस्ट मिले, सेविंग डिपॉजिट है 3-4% मिले, लेकिन आरडी यदि है, रिकरिंग डिपॉजिट है, अथवा एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊपर बैंक इंटरेस्ट ज्यादा देता है। अब ये करंट डिपॉजिट क्या है, फिक्स डिपॉजिट क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, इस पर हम लोगों को चर्चा करना है, उसको हम लोग डिटेल्स में बताएंगे। मैंने पहले ही कहा ना, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप डिटेल्स में जब जानना चाहेंगे, जानेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बड़ी खुशी होती है। मोस्ट इंटरेस्टिंग दिस टॉपिक इज, एंड you will know each and everything in details in offline classes. तो दूसरा कार्य ऋण प्रदान करना, उसको क्या करता है, ऋण देता है। लेकिन बैंक का उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो है, ये तीसरा वाला है। क्योंकि आप जानते हैं बैंक में एक चपरासी भी जो होता है, प्यून भी, और 10 साल से सर्विस कर रहा है तो 30,000-40,000 से कम तक उसका सैलरी नहीं होती है। गुरुजी की बात छोड़ दीजिए, गुरुजी अब तो थोड़ा सा नीतीश जी के राज में थोड़ा सा लगता है कि उनको भी संवेदना जगी है, तो धीरे धीरे शिक्षकों के कल्याण के लिए कुछ उत्तरोत्तर महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके स्किल वगैरह में कुछ संशोधन किया है, सुधार किया है, तो कुछ स्थिति बन रही है ठीक ठाक। आने वाले समय में और देश काल परिस्थिति के अनुसार से सुधार होगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। किंतु याद रखेंगे कि जो सैलरी जो दी जाती है, बहुत महंगा व्यापक पैमाने पर सैलरी दी जाती है। तो इतना बड़ा सिस्टम में करोड़ों अरबों रुपये जो खर्च होते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि करोड़ों अरबों रुपये जो खर्च होते हैं, क्या वो केवल 2-3% का इंटरेस्ट का अंतर ही से बैंक एडजस्ट कर लेता है, और साथ ही साथ इसके बदले में एक तो एडजस्ट बैंकिंग सिस्टम का ऑल एक्सपेंसेस को वो कवर करता है, और साथ ही साथ साल के अंत में करोड़ों में बेनिफिट भी दिखाता है। रियली इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो उसके लिए बैंक के पास में एक जादू है, मैजिक, जैसे कहते हैं ना अलाउद्दीन की छड़ी, तो वैसे ही बैंक के पास में यही है। ये तीसरा वाला जो सिस्टम है फंक्शन का, क्रेडिट क्रिएट करता है। अब जैसे बैंक के पास में 10 लाख रुपया है, तो शायद वो 1 करोड़ का, या यूं कहे तो 50 लाख का, 60 लाख का भी, इंडिया का लगभग 5 to 6 times इस प्रकार से सुनिश्चित करता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर एंड दोज हु आर इन मैनेजिंग सिस्टम, दे ऑब्जर्व व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इज। यानी वो निर्भर करता है कि वो देश है, मार्केट किस प्रकार का है, सिटी किस प्रकार का है, इस पर निर्भर करता है। और भी ढेर सारे फंक्शंस हैं, उस पर निर्धारण होता है। तो मान के चलिए कि 5 से 6 गुना, 7 गुना, अब 10 लाख रुपया यदि बैंक के पास जमा है, तो वो 50 से 60 लाख रुपये तक का वो काम करेगा। यानी वो ऋण जो देगा 50-60 लाख रुपये तक ऋण दे सकता है, 50 लाख तक। आप लोगों को भी हैरत होगी कि भाई जिनके पास महज केवल 10 लाख रुपया डिपॉजिट आया है, तो कैसे 50 लाख रुपया का काम कर लेगा? हाँ भाई कर लेगा, और आसानी से कर लेता है। बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बड़ा ही गजब का यहां पर आप देखेंगे। यही इसी स्थिति में कहा जाता है बैंक के बारे में, बैंक मछली के तेल से मछली को कैसे फ्राई करता है, बैंक जानता है, और अपने सिस्टम को बिल्कुल व्यवस्थित करता है, और पर्याप्त मात्रा में वो प्रॉफिट भी गेन करता है। इतने सारे सिस्टम को सुनिश्चित करने के, संपादित करने के बाद पर्याप्त मात्रा में
सभी एक्सपेंसेस को काटने के बाद, माइनस करने के बाद बेनिफिट के रूप में, एडवांटेज के रूप में प्रॉफिट भी होता है बैंक को। इसीलिए कहता है कि मछली के तेल से मछली को ही फ्राई करना, अलग से तेल नहीं लगाना। यहाँ क्या है, डिपोजिटर है, डिपोजिट करने वाला है, तो उसी के पैसा से अतिरिक्त धन कमा करके डिपोजिटर को भी कुछ अतिरिक्त धन के साथ लौटाया जाता है। अपने भी टोटल मेंटेनेंस पर जो खर्च आता है उसको वो एडजस्ट करता है, उसके बाद भी कुछ अतिरिक्त प्रॉफिट सरप्लस में दिखाता है। तो ये सिस्टम बैंक का है, ये बैंक का फंक्शन है। तो आज हम लोग इसी प्रकार से इस पर चर्चा की है। अगले दिन इसमें जानेंगे उसका क्या तरीका है। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक सफल व्यावसायिक बैंक का रहस्य, एक सफल व्यावसायिक बैंक का रहस्य इस बात में निहित है कि वह अपने तरलता और लाभदायकता को इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करे ताकि उसका लाभ मैक्सिमम हो। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी कमर्शियल बैंक हो, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, एकमात्र ध्येय होता है मैक्सिमम बेनिफिट गेन करना। क्या होता है, ये हमेशा उसको ध्यान में रख करके चलता है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट को वह क्या करेगा, लक्ष्य में रखकर, ध्येय में रख करके वो कोई भी प्रकार का कार्य को संपादित करने का भरसक प्रयास, सफल प्रयास करता है। तो इस पर हम लोग, मेरा मानना है कि ऑफलाइन क्लास या फिर आगे दिन जब मौका मिलेगा तो इस दोनों में कैसा तारतम्य होता है। एक दो वर्ड मैंने बताया है, एक है लिक्विडिटी, तरलता, अभी अभी हमने कहा, और दूसरा है लाभदायक। यानी तरलता ये क्या चीज है, लाभदायकता क्या चीज है, ये सब टर्म को जानना चाहिए। खैर, लेकिन आगे अपलोडिंग की समस्या रहती है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।